तो अब नंबर आता है बायोसेवर्ट के अनुप्रयोगों का। ठीक है, बायोसेवर्ट के अनुप्रयोग। तो देखिए बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि पहला इसमें नंबर है, परिमित लंबाई के रिजुरेखे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हम बायोसेवर्ट के नियमानुसार कई सारी चीजों का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। किसी गोले का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई वृत्ताकार कुंडली हो तो उसका भी चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। एक रिजु रेखित सीधा तार है, इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किसी बिंदु पर। तो देखिए हम लोगों ने वैसे तो चित्र यहाँ पर बनाया है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ पहले, उसके बाद आप इसको लिख लीजिए। देखिए माना एक सी डी सीधा तार है, सी डी। ठीक है, और इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित की जा रही, विद्युत धारा आई प्रवाहित की जा रही। अब इसके बाहर कोई बिंदु पी है, सपोज कीजिए यहाँ कोई बिंदु पी है। हमें इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि भाई बिंदु पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखिए बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसकी दूरी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पर एक लंब डाल लेंगे ऐसे, सपोज कीजिए आर दूरी पर है। ठीक है, बिंदु पी क्या है, चालक से आर दूरी पर है। इसे बोलते हैं रिजु रेखे चालक तार। रिजु रेखे चालक तार मतलब जो एक समान सीधा तार हो उसे रिजु रेखे बोला जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद इसको थोड़ा और लंबा कर दूंगा तार को। ये बताया गया कि इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है पूरे के पूरे तार के कारण। ठीक है, अब पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए आप इसको छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। जैसे कि एक अवयव ये हो गया, एक अवयव ये हो गया, एक अवयव, दूसरा अवयव ये, तीसरा अवयव, और ऐसे ये चौथा अवयव और पांचवा अवयव। इस तरीके से छोटे छोटी छोटी लंबाइयों से जुड़कर बना हुआ हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका ये अवयव दूं, ठीक है, और यहां से बिंदु पी की दूरी देखूं यहां से ये, तो देखिए प्रत्येक अवयव, इससे नीचे भी कोई अवयव होगा उसकी दूरी अलग आएगी। ठीक है, उससे नीचे भी अवयव होगा उसकी दूरी अलग आएगी। दूरी भी अलग होंगी, साथ के साथ ये जो यहाँ बनने वाले कोण है ये भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इस प्रकार की स्थिति में हम समाकलन का उपयोग करके पूरे के पूरे तार का चुंबकीय क्षेत्र, पूरे के पूरे तार के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक छोटे लघु अवयव के कारण, किसी एक छोटे लघु अवयव लंबाई के कारण बिंदु पी पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा। छोटे लघु अवयव लंबाई के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हमने डीएल, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पर ई एफ एक अवयव ले लेते हैं जिसकी लंबाई डीएल है। अगर हमने अवयव डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात कर दिया तो मैं पूरे के पूरे तार के कारण बिंदु पी पर चुंबक क्षेत्र बता सकता हूं। तो चलिए कैसे करेंगे, इसको साफ कर दूं यहां से, ये तो समझाने के लिए था बस ऐसे। ठीक है, चलिए अब हमें बिंदु पी से और डीएल के बीच की दूरी चाहिए। तो देखिए बिंदु पी से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको दूरी को x मान लिया। ठीक है, डीएल, बायोसेवर्ट के नियम में एक बात ये बताई गई थी कि कोई भी अवयव ऐसे ऐसे करके हमने उतार बनाया था कि डीएल के कारण जो एंगल, डीएल के कारण जो एंगल बिंदु पी पर बनता है उस एंगल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो डीएल अवयव है इसके कारण बिंदु पी पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा। ये देखिए ये बना जी यहाँ पे कोण थीटा। ठीक है, इस थीटा कोण के अनुक्रमानुपाती होगा बिंदु पी पर चुंबक क्षेत्र। ठीक है, जितना बड़ा ये एंगल थीटा होगा उतना ही ज्यादा चुंबक क्षेत्र होगा। आगे बात समझ में, ये बात है। तो इस एंगल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में। ठीक है, तो ये एंगल बनाएगा। अब ये एंगल बनाएगा, देखिए यहाँ तो ये तो चलो एंगल बन गया, बिंदु पी व डीएल को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल तो थीटा हो गया। ठीक है, बिंदु ये डीएल जो अवयव है, डीएल अवयव भी बिंदु पी पर एक कोण अंतरित करता है जिसको नाम देते हैं हम डी फाई, जिसको क्या नाम देंगे हम लोग, डी फाई। ठीक है, अब देखिए डी फाई तो ये एंगल हो गया। ठीक, ये एंगल हो गया डी फाई। अब अगर हमें इसके नीचे ये जो कोण है ये ई एफ और यहाँ क्यों लिख देते हैं बिंदु ई पी क्यों, अगर हमें किसी कारणवश यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए तो हमें यहाँ का एंगल भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ का एंगल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल होगा फाई। ये छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल, छोटे एंगल को डी फाई से डिनोट कर दिया, बड़े एंगल को हमने फाई से डिनोट कर दिया। बिल्कुल सेम यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके दिखा रखी है हमने। ठीक है, सेम कंडीशन। चलिए हो गया। अब अगर हमें इन सब बातों का पता है, इतनी बातें हमारे लिए बस क्लियर है, कितनी बातें हमारे लिए क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमें अगर बिंदु पी पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों लंबाई, देखिए पी एफ या एफ पी जो लंबाई है ई पी लंबाई से ज्यादा है, तो इन दोनों लंबाइयों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम लोग यहाँ पर डालेंगे लंब। ठीक है, क्या डालेंगे, लंब।
लंब जी, ई जी लंब। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ई जी लंब डाल रखा है, ठीक है। इन दोनों लंबाइयों को पी एफ और ई पी को बराबर करने के लिए ई जी लंब का सहारा लेना पड़ता है, तो इसके ऊपर लंब डाला जाता है, ठीक है। और लंब डालने के पश्चात फिर हम लोग इस पर बिंदु पी पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं बायो सेवर्ट के नियम अनुसार। तो आप लोगों को आशा है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी चित्र का निरूपण व्याख्यान यहाँ करेंगे, ठीक है। इसका व्याख्यान करेंगे कि भाई हमने कैसे कैसे बनाया, हमें ये बातें बस यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे। आप इस चित्र को समझ लिए हो तो आप यहाँ पर इस चित्र को देख सकते हो, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र, ठीक है, एक ही है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में बनाइए। रही कुछ बातें ऐसी हैं जो इस पर अभी लिखी हुई है लेकिन हमने बताई नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया, तो उन बातों को एक्सप्लेन में डेरिवेशन के साथ साथ करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको साफ कर दूं यहां से, ये लीजिए। तो बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है परिमित लंबाई के ऋजुरेखा धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ऋजुरेखा चालक कार मतलब सीधा चालक कार। माना एक ऋजुरेखा चालक कार है, ये रहा, जिसका नाम सीडी हमने रखा था, ये रहा सीडी है, जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई है, इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित है, तथा चालक के समीप एक बिंदु पी है, चालक के समीप एक बिंदु पी है। पी से सीडी पर आर दूरी का एक लंब डाला जाता है, एक लंब क्यों पी डाला जाता है। देखिए बिंदु पी से सीडी कार पर एक आर दूरी का पी क्यों लंब, ठीक है, या क्यों पी लंब डाला जाता है। माना चालक का एक लघु अवयव, ये लंब इसलिए डाला ताकि बिंदु पी की तार से पता चल सके दूरी का, ठीक है, तो वो दूरी हम लोगों ने आर मान ली। अब देखें, माना चालक का एक लघु अवयव ई एफ, चालक को हम अनेक लघु अवयवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं ना, छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना हुआ, तो इसका एक लघु अवयव हम लोग ई एफ लेते हैं। ई एफ है जिसकी लंबाई डी एल है। अवयव ई एफ की बिंदु पी से दूरी, अवयव ई एफ की बिंदु पी से जो दूरी है वो लिखी हमने एक्स है, तथा ई एफ अवयव के दोनों सिरों के कारण बिंदु पी पर आंतरिक कोण डी फाई है। दोनों सिरे अवयव ई और एफ के लिए दो सिरे हैं, इन सिरों के कारण बिंदु पी पर आंतरिक कोण क्या है, डी फाई। जो कोण बना हुआ है ई एफ के कारण बिंदु पी पर वो है डी फाई। तथा अवयव ई एफ की लंबाई डीएल, वह अवयव को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा, अवयव को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा, ठीक है, ये एफ पी, ठीक, वो मिलाने वाली रेखा एफ पी के बीच का कोण, आप लोग चाहे तो पी एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ पी लिखा मैंने, हाँ यहाँ पी एफ ही कर दो, अच्छा रहेगा। पी एफ को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण एफ थीटा है। कोण एफ इतना छोटा है, कोण एफ इतना छोटा है कि इस कोण को क्यों ई पी, ये देखिए क्यों ई पी माना जा सकता है। आजा भाई कौन सा क्यों ई एफ के बराबर माना जा सकता है, ठीक है। तो अब हमें बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए क्या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ क्लियर आउट हो गया है, ठीक है। जो जो हमने क्या किया यहाँ डायग्राम में वो सब लिखा गया। अब मैं लिखता हूं, तो बायो सेवर्ट के नियम अनुसार बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी, क्योंकि इसमें लघु अवयव डीएल दिया गया तो डीबी छोटा चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न होगा, छोटे लघु अवयव के कारण छोटा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बराबर ये आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन डिवाइड में एक्स स्क्वायर कैसे देखिए, हमें बिंदु P से लेकर के अवयव तक की दूरी लिखनी है, तो बिंदु P से अवयव तक की दूरी क्या है x, तो ये लिखा x का स्क्वायर इसलिए, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए हमें बिंदु P पर ये जो यहाँ एंगल बना है, ठीक है, डीएल के कारण बिंदु P पर जो एंगल बना है थीटा, ये जो एंगल यहाँ पे लिख रखा है थीटा, इस एंगल को डिफाइन करना है, ठीक है, एंगल को डिफाइन करना है। एंगल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर ये लंब डाला गया ईजी, यहाँ पर ये लंब डाला गया ईजी लंब इसलिए डाला गया ताकि ये एफ पी यहाँ से यूं कह लीजिए पी एफ दूरी व पीई पी दूरी को इक्वल करने के लिए, जिससे कि पी एफ व ई पी दूरी को इक्वल किया जा सके, इसलिए हम लोग लंब डाल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख दूं, ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी कि पी एफ व ई पी रेखाओं को बराबर करने के लिए पी एफ रेखा पर बिंदु
ई से डाला गया लंब ईजी है, ईजी है। चलिए ईजी यहाँ पर लंब हो गया, ठीक है। अब जब ईजी लंब है तो ये लंब क्या बनाता है, दोनों और 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें इस कोण को डिफाइन करना है कि ये कोण है कितना, डी फाई कोण है कितना, ठीक है। ये सॉरी थीटा कोण है कितना। तो देखिए वहां एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है ईजी, हाँ सही है, सब कुछ फ्रेम में ही है, ठीक है। त्रिभुज बना हुआ है हमारे पास EGF, ठीक है। त्रिभुज EGF में वहां समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और हमारे पास वैल्यू किसकी चीज की है वो भी देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है कर्ण की, हमारे पास क्या वैल्यू है, कर्ण। कर्ण किस साइन ज्या में प्रयुक्त होता है, कर्ण और आधार, ठीक है। कर्ण या लंब, ठीक है। हमारे पास एक तो लंब है यहाँ से यहाँ तक EG, जो हमने अभी भी डाला EG, और हमारे पास कर्ण है DL, ठीक है। तो कर्ण और लंब का उपयोग करना हमें, तो और उसकी सहायता से हमें एंगल थीटा को निकालना। तो इसके लिए कर्ण बाई होता है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां लगाते हैं साइन थीटा बराबर लंब, लंब के स्थान पर क्या है, लंब के स्थान पर है EF डिवाइड में आधा लंब, कर्ण, कर्ण क्या सॉरी EG है लंब के स्थान पर, कर्ण के स्थान पर है EF, ठीक है। तो यहां से EG फॉर एवरी बराबर, फॉर एवरी EG बराबर EF साइन थीटा, और EF के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, EF के स्थान पे EG बराबर हो जाएगा, EG बराबर EF के स्थान पे DL साइन थीटा, ये हो, ठीक है। तो देखिए इस सूत्र में देखिए DL साइन थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, EG, तो यहां लिख देते हैं DB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई I इंटू EG डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से DL इंटू साइन थीटा की जगह पे EG आ गई। अब EG कोई एक रेखा का लंब थोड़ा ही है, एक त्रिभुज का लंब थोड़ा ही है, EG इस नीचे के त्रिभुज में भी है। अब नीचे का त्रिभुज EGP, ये वाला त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में भी EG इंक्लूड हो रहा, EG आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए ये तो लंब हो ही गया, ये क्या हो गया, ये लंब, और लंब जिस भुजा पर डलता है वो क्या होता है, आधार। तो ये हो गई यहाँ आधार, आधार, और ये वाली भुजा क्या हो गई, नीचे वाली ये हो गई कर्ण, ठीक है, ये हो गई कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज में EGP में हम लोग ये डी फाई एंगल भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डी फाई एंगल यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है आधार, ठीक है, आधार नहीं सॉरी, यहाँ हमारे पास है लंब और कर्ण। आधार का तो हमें पता ही नहीं कितना है, लंब और कर्ण का पता है, तो हम यहाँ भी निकाल देते हैं। त्रिभुज EGP में कोण डी फाई बराबर, कोण डी फाई कोमा साइन डी फाई बराबर साइन डी फाई लंब बटे कर्ण। लंब क्या है EG, कर्ण क्या है, कर्ण है x। तो यहां से EG बराबर आ जाएगा 4 एवरी EG बराबर x इंटू डी फाई, x इंटू डी फाई। अब EG के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, x इंटू डी फाई। तो यहां लिख दीजिए DB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई I इंटू x साइन डी फाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से x कैंसल, ठीक है। तो अब क्या आएगा DB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है। मैं एक बार फ्रेम में चेक कर लूं है या नहीं, नहीं फ्रेम से बाहर है, ठीक है, थोड़ा ऊपर करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ नहीं लिखता मैं यही कर दूं 4 है, ठीक है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं DB, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा आप लोग, तो म्यू नोट DB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई साइन डी फाई अपॉन एक्स, ये ठीक है। अब यहां पर एक लाइन लिखी जाएगी, देखिए डी फाई एक अत्यंत सूक्ष्म कोण है, मैं यहां पे लिख दूं डी फाई DL लंबाई के कारण बना अति सूक्ष्म कोण है, अतः इसे साइन डी फाई बराबर डी फाई लिख सकते हैं। मैंने यहां पर ये बात लिखी, अगर नजर ना आ रही हो, फ्रेम से बाहर हो गई हो, तो आप लिख सकते हैं कि डी फाई DL लंबाई के कारण बना एक अति सूक्ष्म कोण है, अतः इसे साइन डी फाई बराबर डी फाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा कोण है। छोटा कोण होने के कारण क्या करेंगे हम इसे, इसमें से साइन को हटा देंगे, ठीक है।
साइन थीटा को क्या करेंगे, हटा देंगे, साइन हटा देंगे, डी फाई रख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नोट आई इंटू में डी फाई डिवाइड बाई 4 पाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे डी फाई है, ठीक है, डी फाई किस लिए होता है, डी फाई होता है वेरिएबल नंबर, ठीक है। अब हमें समाकलन करना है, डी फाई तभी हटेगा जब समाकलन होगा, ठीक है, अति सूक्ष्म अवयव कौन है, ठीक है। तो डी फाई को हटाने के लिए हमें कोई वेरिएबल संख्या चाहिए, ठीक है, वेरिएबल मान चाहिए जिस जो बार बार क्या होता है तो परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो बार बार परिवर्तित हो सके। जिस डी एल के कारण, जिस डी एल अवयव के कारण हम बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, उसकी लंबाई अगर एक बार एक्स है तो वो एक्स ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी नहीं हो जाएगी। वह तो धारा तार में प्रवाहित होगी आई, तो आई ही रहेगी, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है तो वो भी एक ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी नहीं हो जाएगी। हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो बार बार चेंज हो रही हो या चेंज हो सकती हो, ठीक है, तभी हम डी फाई को हटा सकते हैं। यहाँ से वेरिएबल चाहिए हमें, तो वेरिएबल निकालने के लिए हम लोग इसमें देखते हैं कि भाई बार बार बदल क्या सकता है। देखिए अभी हम लोगों ने ये डीएल अवयव ले रखा, हो सकता है हम डीएल अवयव ऊपर भी तो ले सके, या हो सकता है इससे भी ऊपर डीएल अवयव ले सकते हैं, या हो सकता है इससे नीचे भी डीएल अवयव ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या चेंज होगा, देखो डीएल अवयव कहीं पे भी हो एंगल तो यही बनेगा, डी फाई ही बनेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये नीचे का एंगल, ये चेंज होता रहेगा। ये क्या होता रहेगा, ये चेंज होता है, ठीक है। ये है फाई एंगल जो कि ई क्यू पी त्रिभुज पर बना है, जो कि ई क्यू पी त्रिभुज में बना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ त्रिभुज ई क्यू पी में, त्रिभुज ई क्यू पी में, ई क्यू पी में क्या है, ई क्यू पी में हम लोग ये फाई एंगल निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास ई क्यू पी में है क्या, हमारे पास लंब तो है नहीं, हमारे पास कर्ण है और आधार है, आधार और कर्ण, तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। लिखते हैं कोस फाई बराबर, कोस फाई बराबर होता है, मैं लिख दूं कोस फाई बराबर, फाई लिखो चाहे थीटा लिखो, एक बात है, यहाँ होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, क्यू पी, कर्ण क्या है हमारे पास, ई पी, ठीक है। तो यहां से कोस फाई बराबर क्यू पी की वैल्यू आर, और यहां से ई पी की वैल्यू एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स बराबर आर अपॉन कोस फाइव, ठीक है, आर अपॉन कोस फाइव, ये आ गया, ठीक है। तो एक्स के स्थान पे हम आर अपॉन कोस फाइव लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डी बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी फाइव, ठीक है, डिवाइड में एक्स, और एक्स के स्थान पर आर अपॉन कोस फाइव, आर अपॉन कोस फाइव, ठीक है। अब ये तीसरी संख्या है जो सबसे नीचे लिखी है, इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, तो डी फाइव बराबर आ जाएगा, डी फाइव बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू कोस फाइव इंटू में डी फाइव डिवाइड बाई आर, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी बिंदु से लेकर के सी बिंदु के कारण, दोनों बिंदुओं के बीच के जो तार है, इस कुल तार के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग कहां से कहां तक चलेंगे, देखिए हमने इस बिंदु पी के लंब लिया था, ठीक है, पी पर क्या डाला था, लंब, जिससे कि तार को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सके। एक हिस्सा तो ये हो गया क्यू से लेकर के डी तक का, और एक हिस्सा हो गया क्यू से लेकर के सी तक का, ठीक है। लंब से जो नीचे का हिस्सा है उस हिस्से को नेगेटिव में लिया जाता है, और लंब से ऊपर का जो हिस्सा है उस हिस्से को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों लंबाइयों का, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई का हम कैसे पता करेंगे, तार को कितना ही लंबा हो सकता है, ठीक। तार की लंबाई का पता चलेगा इस बनने वाले कोण से, ठीक है, कि लंब और तार के सिरे के बीच मिलाने वाली रेखा के बीच में कितना कोण बना है, फाई 1, ठीक है। इस कोण से हम पता कर सकते हैं कि ये क्यू से लेकर डी तक की कितनी दूरी है। तो जैसे हम फाइव 1 के द्वारा इस एंगल को फाइव 1 नाम दिया, फाइव 1 के द्वारा क्यू से लेकर डी तक की दूरी क्या कर सके, पता कर सके। इसी प्रकार हम लंब से लेकर के, और ये सी पी को मिलाने वाली जो रेखा है ना, ठीक है, सी पी को मिलाने वाली रेखा, मैं यहाँ बना दूं, ये बना देता हूँ, ये जो एंगल बनेगा लंब से लेकर लास्ट रेखा सी पी को मिलाने वाली जो रेखा, इसके बीच का जो कोण है, इसको मैं नाम देता हूँ फाई 2। वैसे मैंने ये कोण यहाँ बना रखा, ठीक है, लेकिन नजर ना आ रहा हो तो मैंने यहाँ बना दिया फाई 2, ठीक है। इस कोण को नाम देंगे फाई 2। फाई 2 के द्वारा हम क्यू से सी तक की दूरी पता कर सकेंगे, ठीक है। फाई 2 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सी से पी तक की दूरी, सॉरी क्यू से सी तक की दूरी, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ समाकलन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलिए एक काम कीजिए, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीन छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको साफ करके अलग से दूसरा काम करता हूँ। हो गया स्क्रीन शॉट, चलिए इसको साफ कर दूँ। देखिए लास्ट में बताइए, यहाँ पे बचा है डी बराबर, डी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन आर। चलिए अब मैं लिखता हूँ
ये जो निकला ये लघु अवयव डीएल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब संपूर्ण तार रेखीय देखिए तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। ठीक है, नोट करके मैं यहां लिखूंगा, चलो वो तो बाद में लिखूंगा। मैं यहां लिख दूं dB समाकलन का चिन्ह लगाएंगे बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन आर, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और यहां लिखेंगे जहां यहां पर लिमिट लगानी है, लिमिट लगेगी फाई 1 से फाई 2। ठीक है, माइनस फाई 1 से फाई 2 मैं यहां पे लिखूंगा जहां फाई 1 माइनस फाई 1 क्यों से डी तक की तार की लंबाई को मापता है। ठीक है, यह निरूपित करता है, ऐसे लिख देंगे निरूपित करता है, निरूपित करता है, यहां लिखो करता है। इसी प्रकार फाई 2 क्यों से सी तक के तार, यहां पे के कर लेना। ठीक है, के तार की लंबाई को निरूपित करता है। और ये बात नोट करके आपको लिखनी है, आप लोग तो इसको नोट करके लिख लो, मुझे तो ऐसे ही साइड में लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए माइनस चिन्ह क्यों लगाया, माइनस चिन्ह इसलिए लगाया गया ताकि नीचे का हिस्सा है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये माइनस में और ऊपर वाला प्लस में। ठीक है, लंब से नीचे वाला हिस्सा माइनस और ऊपर वाला पॉजिटिव। ठीक है, जिससे कि पता चल सके कि आधी दूरी नीचे है और आधी दूरी ऊपर है। माइनस प्लस ये नहीं कि यहाँ चतुर्थांश बना हुआ है, 0 से ऊपर की संख्या 0 से नीचे की संख्या, इसका मतलब है आधी दूरी ऊपर की दिशा में है, यानी कि सीधी एंगल बनेंगे। ठीक है, और आधी दूरी नीचे की तरफ है। ऊपर और नीचे को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का निशान लगाएगा। माइनस से पता चल रहा कि नीचे की लंब से नीचे की दूरी है, और प्लस से पता चल रहा कि लंब से ऊपर की दूरी है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे डी फाइव जब समाकलन होता है तो ये डी से फाइव कैंसिल हो जाता है, समाकलन कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचता है डी बराबर, यहाँ से जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकालेंगे। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, अंदर बचेगा कोस फाइव डी फाइव। ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, ये कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखो अगर कोई चीज चेंज होने वाली है पूरे तार में तो वो क्या है, अगर इसकी लंबाई को चेंज कर देंगे तो ये एंगल ही तो चेंज होंगे। लंबाई किससे निकाले हम, एंगल से, तो लंबाई चेंज होगी तो एंगल पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल बार बार बदलता रह सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ कोस फाई लिखा। अब b बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। कोस का समाकलन होता है साइन। ठीक है, कोस का समाकलन होता है साइन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे साइन फाई और एंगल हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं, बायो वालों को नहीं पता होगा इस बात का कि कोस फाई समाकलन करते हैं तो डी फाई समाकलन करते हैं तो ये आता है साइन फाई। ठीक है, ये होता है भाई। तो हम लोगों ने ये लिखा, ये फाई 1 लोअर लिमिट और ये फाई 2 अपर लिमिट। ठीक है, अगर यहाँ लिमिट लगी हुई होती है ना कुछ तो वो यहाँ पे इसके साथ ऐसे लिखी जाती है, जैसे यहाँ फाई 1 लिख रहा, फाई 2 लिख रहा। ठीक है, तो ये फाई 1 यहाँ नीचे की और फाई 2 ऊपर की, ऐसे माइनस। ठीक है, इस तरीके से बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, तो आर स्क्वायर कहां से कर दिया, आर ही है भाई अकेला आर। ये जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ये पॉजिटिव ऊपर का ये लिखा हुआ है, इससे निरूपित होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इससे हम ऐसे लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जहां पाई है पाई का स्थान पर मैं फाई 2 रखूंगा, पाई का स्थान पे क्या रखूंगा फाई 2। ठीक है, तो ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है हमारे पास साइन फाई रहेगा, साइन फाई 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ साइन फाई 1 साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 2, ये जो आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारी एब्सोल्युटली वैल्यू है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब ये हमने जो फॉर्मूला कंजर्व किया इसकी हम विशेष स्थिति लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा यदि सी डी व बिंदु पी तीनों एक ही तल में हैं तो हथेली के दाएं
हाथ के नियम अनुसार, लिखिए दाएं हाथ के नियम अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर विशेष चीजें लिखते हैं। हो गया, चलिए 22 बटे हो गए, हम लोगों ने पढ़ दिया, एक हम लोग पढ़ दिया, बाकी के बचे हुए हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग जल्दी कवर करेंगे और अगले लेक्चर में करेंगे, इसमें नहीं करते। फॉर्मूला था हमारे पास b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 ये होगा। विशेष स्थितियां यदि थीटा 1 बराबर 90 व थीटा नहीं फाई 2 बराबर 90 डिग्री हो, तो b बराबर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा भाई, नहीं जो मंजूर है साइन फाई होगा। ठीक है, तो रखो यहाँ साइन 90 प्लस साइन 90, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर एवरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r इंटू 2। ठीक है, यहाँ r से कैंसिल हो जाएगा, p बराबर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ये। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब इसको भी साफ कर दूं। अब यदि फाई 2 बराबर 0 व फाई 1 बराबर 90 हो, तो क्या होगा? फाई 1 बराबर 90, आप लोग 1 इस तरफ लिख लीजिए, 1 90, ठीक है, और 2 0। फाई 1 बराबर 90, फाई 2 बराबर 0, तो b बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई i अपॉन r साइन 0 प्लस साइन 90 डिग्री। ठीक है, 90 पे क्या हो जाता है 1 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो b बराबर आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई i अपॉन r। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसका मतलब वही न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, ये आ गया इसका मात्रक। चलिए अब इसका मात्रक को लिख दिया हम लोग, b की विमा लिख देते हैं। b की विमा कैसे निकालेंगे? b का मात्रक क्या है? b का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर है बस स्क्वायर नहीं है, तो इसकी विमा निकालेंगे। विमा न्यूटन की विमा क्या होती है? mlt माइनस 2, और एम्पियर की विमा a, और मीटर की विमा l, तो यहां से आ जाएगा b बराबर m, l तो समाप्ति हो जाएगा, ठीक है, t बचेगा t माइनस 2 a माइनस 1, ये हो गया b की विमा। अब यदि इसका mks पद्धति में मात्रक लिखना पड़ेगा, mks पद्धति में b का मात्रक, तो वो होगा b का मात्रक बराबर वो होगा द्रव्यमान सेकंड की पावर माइनस 2 एम्पियर की पावर माइनस 1। ठीक है, विमाओं को शब्दों में लिखकर उनकी घात लगा देना ही एमकेएस पद्धति में b का मात्रक है। ठीक है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है? मात्रक होता है। तो आशा है आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो अब अगला नंबर आता है धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, धारावाही लूप, देखिए धारावाही लूप क्या होती है? एक तार का टुकड़ा लिया जाता है, ठीक है, जिसमें एक लंबा तार हो और उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। ठीक है, उस तार को फिर ऐसे मोड़ दिया जाता है, ठीक, ऐसे जैसे ही मोड़ के दिखाया जा रहा है। एक लंबा तार नहीं है, इसका एक सिरे पे विद्युत धारा का कनेक्शन करेंगे, दूसरे सिरे से एक से इनपुट एक से आउटपुट, ठीक है, दोनों को एक जगह ऐसे मोड़ करके रखेंगे तो ये एक सर्कल बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक सर्कल के रूप में फॉर्म में बनेगा। ठीक, तो इस सर्कल के केंद्र पर, ये जो सर्कल बनेगा इसका, इस सर्कल के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ केंद्र पर उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ठीक है, वो हम लोग को ज्ञात करना है।
तो देखिए चलिए, इसमें एक हम लोगों ने ये बना रखा है यहाँ पे डायग्राम, ये चूंकि ये एक धारावाही तार है, धारावाही चालक तार, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी आई, ठीक है, आई विद्युत धारा प्रवाहित इस साइड से इस साइड है, ठीक है। इसका कोई एक लघु अवयव डीएल अवयव लेंगे, ठीक। इस तार को हम अनेक अवयवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, अनेक अवयवों का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। तो उस तार के कोई एक छोटा टुकड़ा लेंगे डीएल, जिसका लंबाई रखी जाएगी, ठीक है, और इस डीएल लंबाई के तार के कारण हम लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब लूप है, गोल है, तो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी, तो उसकी त्रिज्या हम लोगों ने ए मान रखी है, ठीक है। तो इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका डायग्राम को समझना है, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात कर लेते हैं। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, देखिए, यदि इस लूप में विद्युत धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ऐसे यहां से यहां इस ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे, ठीक है। दायां किस ओर होता है, मैंने आपको समझाया था, जिस ओर दिल नहीं होता उस तरफ दायां होता है, ठीक है। तो ये हाथ हमारा दायां हाथ है, हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो इस पे विद्युत धारा की दिशा में हमारा अंगूठा होगा, और बिंदु पी की ओर ये या बिंदु ओ की ओर हमारी उंगली इशारा करेंगे, और उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर, हथेली को धक्का देने की दिशा में, ठीक है। आप इस चीज को अगर यहाँ बोर्ड पे नहीं समझ पा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको समझा ऐसे समझा देता हूँ। मैं नीचे आपको डायग्राम दिखा रहा, ये देखिए, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक चालक तार है, हम लोगों ने पहले से बना के रखा, ये एक चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार में यहाँ से विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाए, यदि यहाँ से ऐसे विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाए, इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी, ठीक है। अब सपोज दैट इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि हम इस पे अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से रखें, ठीक है, तो यहाँ ये जो अंगूठे की दिशा है, इस दिशा में ये ऐसे आगे की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और ये हमारी तर्जनी उंगलियां जो है, ये उंगलियां इशारा करती हैं बिंदु ओ की ओर, ठीक है। आप हाथ को यहाँ रखोगे तब भी ये केंद्र की ओर इशारा करेंगे, आप लोग हाथ को यहाँ रखोगे तब भी ये केंद्र की ओर ही इशारा करेंगे, ठीक है। और ये अंगूठा हमेशा धारा की दिशा में ही रहेगा, ठीक। तो जब हम इसको ऐसे रखेंगे, तो इस प्रकार से रखने पर क्या होगा, ये बिंदु पी की ओर इशारा करेंगे या ओ की ओर इशारा करेंगे, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ऊपर की ओर, ठीक है, हथेली को धक्का देने की दिशा में ऊपर की ओर, या यूं कह लीजिए जिस ओर आपकी उंगलियां मुड़ सकती हैं, ठीक है। ये उंगली सीधी रखिए, ये ओ की ओर इशारा करेगी, ये धारा की ओर, और ये जो उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां आपकी इस तरीके से मुड़ेगी, जिस दिशा में ये उंगलियां मुड़ सकती हैं उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो ये हो गई कोई एक लघु अवयव डीएल, हमने इसको अनेक छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना हुआ माना है तार को, ठीक है। तो इसमें से कोई एक लघु अवयव ले लेते हैं डीएल, ठीक। ये डीएल के केंद्र से, डीएल की लेंथ तो है देखो ऐसे, डीएल की लंबाई तो है ऐसे, ठीक है, और डीएल की लंबाई हो गई, इसको केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, डीएल को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, ये इस रेखा पर देखिए, इस रेखा को देखिए, ये बिंदु पी की ओर इशारा कर रही, ठीक है। और इस पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा कैसे होगी, ऊपर की ओर, यानी कि केंद्र पर, तो केंद्र के तल से 90 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है यहाँ पर प्रत्येक डीएल से, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के कोण पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसके बाद एक हमारा एक फॉर्मूला होता है, डी बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर या ए स्क्वायर जो भी आता है, ठीक है, ए स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल बच्चे ये समझते हैं कि इस रेखा केंद्र और ये लाइन के बीच का एंगल है यहाँ थीटा, ठीक है। वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ का एंगल नहीं है, एंगल वो यहाँ का होता है, ठीक है। ये डीएल की लेंथ हो गई ऐसे, और ये इसके बीच में बनेगा यहाँ पे एंगल, लघु अवयव लंबाई डीएल और केंद्र को डीएल से मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसके बीच जो एंगल बनता है, यहाँ के एंगल को बोलते हैं वो 90 डिग्री, यहाँ 90 जो रखा जाएगा साइन थीटा 90, वो ये वाला एंगल होता है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ये डीएल अवयव को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, उसके बीच का यहाँ जो एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, ये वाला, ठीक है। इस एंगल की बात होती है, इस एंगल की, इस वाले की, ठीक है। ये जो एंगल, यहाँ जो एंगल बना हुआ है, वो चुंबकीय क्षेत्र का एंगल है, ठीक है। धारावाही लूप के केंद्र के तल से 90 डिग्री के 90 डिग्री पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। लंबवत, धारावाही लूप के केंद्र की त्रिज्या के लंबवत, ठीक है, लूप की त्रिज्या के लंबवत होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और यहाँ डीएल अवयव को केंद्र से मिलाने वाली रेखा या त्रिज्या, डीएल अवयव और त्रिज्या के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, उस एंगल का यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग समझते होंगे कि भाई ये तार इस तरीके से मोड़ दें तो क्या होगा। देखिए
अगर तार को इस तरीके से मोड़ देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक तार के अंदर होता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे इस प्रकार से घरों में तार मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तारों को मोड़ कर दिखा गया, ये तार को मोड़ के इस प्रकार से रख दिया घर में, तो इसके बीच में आप लोगों को क्या लगता है कि इसके बीच में कुछ नहीं होता, इसके बीच में भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और जो इस प्रकार से घरों में रखे हैं तारों को, एक्स्ट्रा तार हो उसे इस तरीके से लपेट कर रख दे तो उसके बीच में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ऐसे उत्पन्न होगा, इसके लंबवत। ठीक है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो बिजली का बिल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तार लपेट कर हमें नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है। ठीक, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बोर्ड पर चलते हैं। इसमें तो आशा है आप लोग इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आसान सा है। ठीक है, देखिए धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या देखिए, माना एक धारावाही तार को ए मीटर की त्रिज्या की लूप के रूप में मोड़ा जाता है। एक धारावाही लंबा तार ले लिया हमने और उसको क्या किया जाए, एक ए त्रिज्या की लूप के रूप में, लूप मतलब गोल, मोड़ा जाता है या मोड़ा गया है, जिसका केंद्र ओ है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, तथा इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, हमने लिखा है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ऐसे लिखेंगे, करना है, जिसके कारण हमें क्या हो गया, विद्युत धारा आई एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण हमें लूप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ तीव्रता लिख दिया मैंने, तीव्रता एक अलग चीज होती है लेकिन विद्युत क्षेत्र अलग होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लो लूप की परिधि अनेक अवयवों से मिलकर बनी है। लूप की ये जो परिधि है ये अनेक छोटे छोटे लघु अवयव डीएल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, सबके सब डीएल लंबाई के, समान लंबाई के। ठीक है, डीएल 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 लंबाइयों से मिलकर बनी हुई है। तो इनमें से एक अवयव की लंबाई डीएल, इनमें से एक अवयव की लंबाई डीएल है। बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार इस अवयव के कारण लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने फॉर्मूला भी लिखा। बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार क्या था, dB अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl sin थीटा अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ पे रखा गया dl से लेकर के केंद्र तक के बीच की दूरी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्योंकि अवयव dl व केंद्र O को मिलाने वाली रेखा अर्थात त्रिज्या व dl के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर 90 है। और अतः dB इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई dl साइन 90 डिग्री अपॉन a स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई i इंटू dl अपॉन a स्क्वायर। ये आ गया 90 की वैल्यू होगी 1 के मल्टीप्लाई करेंगे dl में, तो ये एडजस्ट बस ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अवयव, ये जो परिधि है इसमें हम अनेक अवयव मान सकते हैं, अनेक डीएल अवयव मान सकते हैं। तो सभी अवयवों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर हम लोग निकालते तो क्या हो जाएगा, पूरे तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों को ये लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी ऐसे, लूप के कारण केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र लूप की परिधि में परिधि के सभी अवयवों के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होगा। लूप के कारण केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र लूप की परिधि में सभी अवयवों के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होगा। अर्थात लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा,
सभी छोटे छोटे अवयवों के कारण लूप केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर। ये बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, डी बी, सभी का योग करना ना, ठीक है, सबका योग, योग लिखा गया तो योग अगर कई सारी अनेक संख्याओं को जोड़ना होता है तो योग के लिए लगाया जाता है समेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी बराबर, अर्थात ऐसा करते हैं यहाँ, अर्थात डी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, समेशन लगा देंगे स्टार्टिंग में आई इंटू डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब जो चीजें कॉन्स्टेंट है उनको अलग निकाल लेंगे, तो बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकालेंगे। विद्युत धारा, अगर एक बार लूप में विद्युत धारा जो हम प्रोवाइड कर देंगे वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होने की, तो इसको भी निकाल लिया बाहर। ए क्या है, त्रिज्या, ए तो हर एक क्षेत्र में हर एक लूप इससे अवयव डीएल से एक समान होगी, क्योंकि लूप गोल है और त्रिज्या तो एक समान रहती है हर एक अवयव से। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू में आ जाएगा समेशन डीएल। डीएल चेंज क्या होगा, चेंज केवल और केवल डीएल की संख्या होगी। अभी इससे पहले तो हम लोग एक डीएल के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, अब हम क्या निकाल ले, लूप के सभी अवयवों के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो डीएल की संख्या चेंज, डीएल की संख्या बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ सभी डीएल का अगर हम योग करें, इसमें यदि अनेक डीएल है और सभी डीएल का योग करें, ठीक है, तो सभी डीएल का योग क्या आएगा, लूप की कुल परिधि, डीएल का योग क्या आएगा, लूप की कुल परिधि। तो हम यहाँ लिखेंगे समेशन डीएल इक्वल टू 2 पाई ए, परिधि का फॉर्मूला, ठीक है। समेशन 2 पाई ए किसका इक्वल होगा, 2 पाई ए परिधि के, लूप की परिधि के। तो यहाँ पे समेशन डीएल के स्थान पर हम लिख सकते हैं बी, यहाँ बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। करना क्या है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 बचेगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर बचेगा बी बराबर म्यू नोट अपॉन म्यू नोट इंटू आई अपॉन ए, ये बचा, ठीक है, म्यू नोट इंटू आई अपॉन ए, ये बचा यहाँ पे, ठीक। तो ये एक अकेले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इंटू में 2 भी बचेगा, यहाँ पे ये 2 नहीं लिखा मैंने, ठीक है, ये वाला 2 जो 4 को कट करके आया इंटू 2। तो ये एक अकेले तार के कारण जो तारावाही लूप बनाए थे हमने, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब यदि लूप अनेक तारों से बनाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर कितना होगा वो देखते हैं। यदि लूप में तार के n फेरे हो तो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर n म्यू नोट आई अपॉन 2a, फिर ये होगा, ठीक है। इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी ज्यादा लूप होंगी उतनी संख्या से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आशा है आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर समझ में आई है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। हमारे पास वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के अनुदिश। अब वृत्ताकार कुंडली एक गोल कुंडली होगी, ठीक है, एक टायर के जैसे, एक छोटे से छोटे साइकिल के टायर के जैसे, उसका अक्ष, ठीक है। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष को समझने के लिए हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हैं जो हमने बनाया, देखिए। तो ये है एक वृत्ताकार कुंडली, इसको देखिए, इसको हमने गत्ते और सिंक की हेल्प से बनाया, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं है हमारे पास, यहाँ तोसाना के क्षेत्र में बहुत कम है, तो हमने इसी से बनाया। तो देखिए ये एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी इस साइड से, ठीक है। इसमें विद्युत धारा की दिशा होगी यहाँ से ऐसे इस साइड में, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगी विद्युत धारा, इस साइड से चलेगी और इस साइड पहुंचेगी। इसको हमने अनेक लघु अवयवों से मिलकर बना हुआ मानना है, ठीक है। जैसे कि ये एक अवयव हो गया डीएल, एक छोटा टुकड़ा ये हो गया डीएल, एक छोटा टुकड़ा ये हो गया, इसी तरीके से ये, इसी तरीके से ये। तो इसमें अनेक आपको ये जो खन्ने दिखाई दे रहे हैं इनको हम लघु अवयव डीएल के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। अब डीएल की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो हमने यहाँ डीएल की लेंथ रख रखी, इस साइड से देखोगे आप, ये एक बॉक्स लिया, किसी भी एक बॉक्स के कारण लेना हमें, ठीक है। तो एक लघु अवयव लिया डीएल, डीएल की लेंथ ही डीएल, मतलब अवयव की लंबाई को डीएल ही डिनोट करा गया, ठीक है। इसको एक अवयव बोल लगा और इसकी लेंथ है डीएल, छोटी सी बहुत ही छोटी दूरी होती है डीएल, डी मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब स्मॉल, ठीक है। अब इस सर्किल की जो कुंडली का
केंद्र है ओ यहाँ पर, इस केंद्र की अक्ष, अक्ष है ये जिस पर एक्स लिखा हुआ है, ये है अक्ष, ठीक है। इस अक्ष पर एक बिंदु P है, हमें इस बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना। ऐसा नहीं है कि बिंदु P यहीं पे हो, इस बिंदु P को आगे पीछे भी किया जा सकता है, बिंदु P यहाँ भी हो सकता है, बिंदु P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और इससे आगे यहाँ आगे की दिशा में भी हो सकता है, ठीक है। तो बिंदु P की स्थिति अलग अलग की जा सकती है। हमें बिंदु P पर अगर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें अक्ष से दूरी तो चाहिए, साथ में ही चाहिए उस अवयव से बिंदु P तक की दूरी जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबक क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा? चुंबक क्षेत्र होगा डीएल के कारण, ठीक है। इस कुंडली के अंदर ये तार के एक तार होता है, इस तार के अंदर जो लगा हुआ डीएल है, डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। तो हम डीएल से बिंदु P तक की दूरी लेंगे, इस दूरी को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल आर से। बिंदु P से डीएल तक की दूरी आर है। अब बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार ये बताया गया कि बिंदु P पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा धारावाही तार के कारण, जो भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो डिनोट करता है विद्युत धारा पर। चलो विद्युत धारा का तो हमें पता चलेगा, इसमें आई प्रवाहित हो रही। दूसरी बात वो डिनोट करे बीच की दूरी पर, बीच की दूरी ये हमने ले ली, ठीक है, बिंदु P से डीएल तक के बीच की दूरी, ये दूरी ले ली हमने। अब ये डिनोट करता है सॉरी अब ये निर्भर करता है डीएल और बीच की दूरी के बीच में जो एंगल बनता है उस पर, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम किस पर निर्भर करे? लघु अवयव डीएल तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी। पूरा ला के दिखाओ भाई, ये देखो इसमें यहां नजर आ रही होगी एक लाइन डीएल की, ये डीएल लेंथ है, ठीक है। हमें बिंदु P और डीएल को मिलाने वाली रेखा, ये बिंदु P और डीएल को मिलाने वाली रेखा है ये, और ये डीएल की लेंथ है, ठीक है। तो इस लेंथ में आप लोग देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये कितना एंगल का? 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। जो हमारे पे बुक्स में दिखाया, ये किताब में दिखाया, कुछ बच्चे ये सोचते हैं जहां साइन थीटा की वैल्यू रखी जाएगी 90 डिग्री रखा जाएगा, वो यहाँ से देख के रखा जाए, ये वाला एंगल रखा जाए, इसमें जूम कर देखा हूं, ये 90 डिग्री का एंगल रखा जाए। वास्तव में ये यहाँ का एंगल नहीं होता, ये एंगल होगा यहाँ का, यहाँ पे जो एंगल बने, ठीक है, ये एंगल यहाँ देखा जा सकता है, लेकिन 3D में चित्र नहीं बनता तो इसलिए दिखाया नहीं जा सकता। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अगर कोई डीएल अवयव ऐसे है, ये डीएल अवयव है, ठीक है, और यहाँ ये आर दूरी ऐसे नीचे की ओर हो रही, ये नीचे की ओर है, ठीक है, इसकी दिशा नीचे की ओर है, डीएल अवयव की लंबाई ऐसे और ये आर नीचे की ओर। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। अब इसको ऊपर करो चाहे नीचे करो, डिग्री कितनी रहेगी? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो जब हम साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो उसमें 90 डिग्री रखा जाएगा, वो यहाँ की वैल्यू से रखा जाता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब इसमें अनेक अवयव है, हम एक बिंदु के कारण, एक लघु अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें अनेक अवयव है, सभी अवयवों के कारण हम बिंदु P पर अगर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दें तो इस पूरे लूप के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक लघु अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, चुंबक क्षेत्र ज्ञात करेंगे। उसके बाद पूरे के पूरे लूप के कारण, धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब एक बात और देखिए, इसमें जैसे यहाँ डीएल अवयव है, यहाँ जैसे यहाँ डीएल अवयव है, इसी प्रकार से यहाँ नीचे भी डीएल अवयव है। जब ये डीएल अवयव बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो ठीक इसी समय इसके अपोजिट, इसके सामने का जो डीएल अवयव है नीचे की ओर, वो भी इस बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। अब चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। दिशा कैसे होती है ये देखिए, जब मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से भी इसको ज्ञात किया जा सके या फ्लेमिंग के दाएं हाथ से भी इस चीज को ज्ञात करा जा सके। देखिए डीएल अवयव यहाँ है, बिंदु P यहाँ है, जो रेखा इन दोनों को मिलाती है, डीएल और इसको बिंदु P को मिलाती है, उन रेखाओं, उस रेखा के लंबवत उत्पन्न होता है चुंबक क्षेत्र। कैसे? देखिए यदि मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो दाएं हाथ की हथेली का नियम है, इसमें देख लिया जाए कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? अंगूठे की दिशा में। तो विद्युत धारा तो इस साइड से इसी साइड जा रही है, अंगूठे की दिशा में ही जा रही है, ठीक है। और ये उंगलियां प्रदर्शित कर रही है उस बिंदु को जिस पर हमें चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना, तो ये रही वो उंगली, ठीक है, बिंदु P की ओर। और इस पर हथेली का धक्का कैसे लगेगा? हथेली को धक्का देने की दिशा में होगी चुंबक क्षेत्र की दिशा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इस पर चुंबक क्षेत्र की दिशा ये, इसको हटा दूं मैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं, जब हथेली को ऐसे रखेंगे धारा की दिशा ये होगी अंगूठे की तरफ, और ये उंगली, ये जो उंगली है, ये उंगली अगर बिंदु P की ओर इशारा करे और ये उंगलियां तीन बची हुई जिस ओर मुड़ जाएंगी, वो दिशा क्या होगी? वही दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, इस लाइन को जब एंगल करा जाएगा, इस लाइन के लंबवत क्या बनेगा? ये एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ जो एंगल बना हुआ है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल, ठीक। अब ऐसे ही नीचे से जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके कारण भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये नीचे की तरफ, ठीक है। ये तो अक्ष है, इसको टिकाने के लिए रख रखा, तो ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल।
ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल। अब ये दो अवयवों के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। किस किस के कारण? एक ऊपर डीएल है और एक नीचे डीएल है, ठीक है। इसको डीएल डैश बोला जा सकता है क्योंकि दोनों के दोनों समान है, दूरियां भी दोनों की समान है, ठीक है। तो दोनों के कारण चुंबक क्षेत्र भी एक समान उत्पन्न होगा, ठीक है। अब हम इस चुंबक क्षेत्र को देखें, यहाँ पे इसके कारण जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा ऊपर की तरफ है, इसके कारण जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो दोनों चुंबक क्षेत्रों की दिशाएं अलग अलग है। आगे बात समझ, इन दोनों चुंबक क्षेत्रों की दिशा अलग अलग होने के कारण हम इस बिंदु P पर लगने वाले चुंबक क्षेत्र को दो घटकों में डिवाइड कर सके, ऐसे। ये हम लोग इसको दो घटकों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखिए, एक घटक ये हो गया ऊपर की तरफ और एक घटक हो गया नीचे की तरफ। ये जो विद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र था ये इसकी दिशा ऐसे, और ये जो चुंबक क्षेत्र था उसकी दिशा ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। घटकों में डिवाइड करने के लिए हमें एक चतुर्थांश बनाना पड़ता है, यहाँ होता है मूल बिंदु, ठीक। इस चुंबक क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है, इस चुंबक क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ है। जब हम उंगलियों को ऐसे मोड़ सकते हैं, चुंबक क्षेत्र की दिशा किस ओर हो सकती है? चुंबक क्षेत्र की दिशा ऐसे नीचे की तरफ नहीं होती, चुंबक क्षेत्र की दिशा हमेशा ऐसे 90 डिग्री ऊपर की तरफ हो गए, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये जो चुंबक क्षेत्र की दिशा है, इस क्षेत्र की दिशा को हम ऐसे इस तरफ मोड़ सकते हैं, इस तरफ, ठीक है। इस साइड में, इस साइड में मोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा एंगल। यहाँ देखिए, ये चुंबक क्षेत्र की दिशा, इसको ऐसे रोटेट करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ बनेगा एक एंगल जिसको नाम दिया जाएगा अल्फा, ठीक है, जिसको नाम दिया जाएगा अल्फा एंगल। ऐसे ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ऐसे रोटेट कर रही है तो इसको उंगलियों को ऐसे मोड़ा जा सके। इस एंगल को हम नीचे की तरफ जो चुंबक क्षेत्र की दिशा उसको इस ओर डिनोट कर सकते हैं, इस ओर, ठीक है। तो यहाँ एंगल बनेगा अल्फा। हमने बताया था पहले भी, हम कई वीडियो में देख चुके कि जब कोई वस्तु को, जब कोई वेक्टर को, राशि को दो घटकों में विभाजित करा जाए तो उसमें एंगल जिस ओर बनता है उस लाइन को नाम दिया जाता है कोस थीटा। अब ये जो चुंबक क्षेत्र की लाइन है ये किसकी थी? चुंबक क्षेत्र की, ठीक है। नीचे की तरफ भी चुंबक क्षेत्र, किसको मोड़ा किस तरफ जाएगा? इस साइड में, तो इसको ना एंगल बनेगा यहाँ पे, एंगल यहाँ बनेगा तो इसको नाम दिया जाएगा डेल्टा डी बी कोस थीटा, ठीक है, डी बी कोस थीटा। नीचे भी ऐसे ही डी बी कोस थीटा, दोनों के दोनों समान है, एक ऊपर के डीएल के कारण एक नीचे डीएल के कारण, ठीक है। अब हमें इस बिंदु P पर यहाँ देखिए जो लाइन इससे मिली, जिन दो लाइनों के बीच में एंगल है उसका नाम तो डी बी कोस थीटा रख दिया। जिन लाइनों के बीच में एंगल नहीं बना हुआ है, जिस लाइन के बीच में एंगल नहीं बना हुआ है उस लाइन को क्या बोल देंगे? उस लाइन को साइन थीटा नाम देंगे, ठीक है, साइन अल्फा नाम देंगे, डी बी साइन अल्फा। तो इस लाइन के अपोजिट ये लाइन है ये, तो डी बी साइन अल्फा, ठीक है। दो लाइनें होती हैं ऐसे ऐसे, जिस और एंगल बनेगा उसका नाम कोस अल्फा, जिस और एंगल नहीं बनेगा उसका नाम साइन अल्फा। डी बी यहाँ भी और डी बी यहाँ भी, और ये डी, ठीक है। जिस और मुड़ेगा उसका कोस बी अल्फा, जिस और नहीं मुड़ेगा साइन अल्फा। अब यहाँ देख लीजिए इन दोनों चुंबक क्षेत्रों की दिशा है कैसे, किसकी ओर झुकी हुई है? झुकी हुई तो साइन की ओर ही है, किस दिशा में चलेंगे? साइन की ओर ही तो चलेंगे। ये लाइन कभी भी कोस थीटा से, इस वाली, ये वाली लाइन इस वाली लाइन से कभी नहीं मिलेगी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन से कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर हम बिंदु P को इस ओर लेकर आए, बिंदु P को नजदीक लेकर आए, कुंडली के केंद्र के नजदीक लेकर आए, तो जितनी ये नजदीक होगी, ठीक है, जितना बिंदु P नजदीक आएगा उतना ही ये एंगल, अभी तो ऐसे है, ठीक है, अभी तो ये एंगल ऐसे है, जितना ये पीछे की तरफ आएगा बिंदु P ये एंगल ऐसे होता जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये एंगल ऐसे हो जाएगा। अभी ऐसे है फिर ऐसे हो जाएगा, जितना करीब आएगा उतना एंगल इस तरीके से होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये डी बी कोस थीटा, ये जो चुंबक क्षेत्र है वो झुकेगा किस ओर? जैसे जैसे बिंदु P इस ओर आएगा, केंद्र की ओर आएगा, तो चुंबक क्षेत्र साइन थीटा एक्स अक्ष की ओर झुकेगा। किसकी ओर झुकेगा? साइन अक्ष की ओर। अब यहाँ देखिए डीबी कोस थीटा की दिशा ऊपर की तरफ, डीबी कोस थीटा की, डीबी कोस अल्फा या थीटा की बात है, अल्फा की दिशा नीचे की तरफ। दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक की दिशा ऊपर एक की दिशा नीचे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण क्या करेंगे? एक दूसरे को निरस्त करेंगे और नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है, निरस्त कर देंगे। जबकि साइन अल्फा दोनों के दोनों एक ही दिशा में है, तो ये एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि इन डेरिवेशन को क्या कहा जाएगा, ठीक है, रोक दी। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं वीडियो में, ठीक है, ये धारावाही वृत्ताकार धारावाही कुंडली को किस प्रकार से इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा बहुत कुछ बातें, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो अब यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक धारावाही कुंडली है जो कि गोल एक्सिस है। देखो एक कुंडली होगी तो कुंडली का
कुंडली का केंद्र भी होगा, ठीक है, तो इसका केंद्र O है, कुंडली है, गोल है, तो इसकी त्रिज्या भी होगी, इसकी त्रिज्या A है। हम इसको छोटे छोटे लघु अवयव DL से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, छोटे छोटे अल्पांश यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों का मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। अब इस कुंडली के केंद्र की अक्ष पर एक बिंदु P है जिसकी O से दूरी x है, ठीक है। हमें बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना है। अब बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु P से DL तक की दूरी चाहिए, तो हमने दूरी मान ली r है, ठीक है। अब हमें चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना है इस पर। तो देखिए जो जो हमने अब तक देखा वो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या a है, माना कुंडली की अक्ष पर कुंडली के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम कुंडली को अनेक लघु अवयवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं जिसमें से प्रत्येक की लंबाई dl है। हम किसी एक dl अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, चुंबक क्षेत्र ज्ञात करते हैं। बिंदु P व अवयव dl के बीच की दूरी r है, बिंदु P व dl के बीच की दूरी r है, तथा बिंदु P को dl से मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को dl से मिलाने वाली रेखा ये, ठीक है, बिंदु P को dl से मिलाने वाली रेखा तथा dl के बीच का बना कोण 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए ये गोल जो सर्कल है मैंने आपको दिखाया भी था, अब इसमें देख लीजिए दोबारा से। ये जो यहाँ ये लंबाई तो हो गई ऐसे, ठीक है, और ये जो लाइन हो गई रेखा P और dl को मिलाने वाली, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ जो एंगल बना हुआ है ये एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल कैसा है 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत है। कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। देखिए ऐसे dl की लेंथ ऐसे हो गई और r हो गया ऐसे नीचे की ओर। अब ये झुका हुआ ही तो है नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर ही तो झुका हुआ है, लेकिन यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल तो 90 डिग्री का ही है, ठीक है। ये नीचे की ओर, अब इसको ऐसे झुका लो तब भी ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लो तब भी यहाँ बनने वाला एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो ये 90 डिग्री यहाँ के एंगल की वजह से रखा। बहुत सारे बच्चे सोचे कि यहाँ जो 90 डिग्री रखा इसकी वजह से रखा, ये नहीं होता। यहाँ पे एक एंगल बने लेकिन उसको इस चित्र में डिनोट नहीं करा जा सकता, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ देखते हैं 90 डिग्री है तो पायो से के नियम अनुसार अवयव डीएल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू डीएल साइन थीटा रखा है। यहाँ पे थीटा की जगह हमने डायरेक्ट ले रखा 90, ठीक है। 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो फिर ये 1 करके आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। तथा बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणावर्ती पैच से ज्ञात करते हैं। दक्षिणावर्ती पैच से कैसे, देखिए जब यहाँ इस तरीके से ये बिंदु पी है, ठीक है, ये रहा बिंदु पी, इस पर चुंबक क्षेत्र की दिशा मैं बताऊं किसके लंबवत होती है, ये होती है डीएल और पी को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, ठीक है। डीएल और पी को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है चुंबक क्षेत्र की दिशा। अब डीएल और पी को मिलाने वाली रेखा कैसे, ऐसे झुकी हुई है ऐसे, ठीक है। ये वाली रेखा, ये वाली रेखा आपको दिखाई दे रही होगी, ये ऐसे तिरछी झुकी हुई है, ठीक है। तो इसके 90 डिग्री पर एंगल कौन सा बनेगा, देखिए जब एक रेखा ऐसे झुकी हुई हो, ठीक है, तो इसके 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ऐसे इस तरीके से, एक नीचे की तरफ झुकी हुई ऐसे, एक नीचे की तरफ झुकी हुई और एक ऊपर की तरफ। ये है चुंबक क्षेत्र की दिशा, ये है डीएल और पी को मिलाने वाली रेखा। यहाँ देख लीजिए ये डीएल और पी को मिलाने वाली रेखा चुंबक क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इस बात को यहाँ कैसे लिखा गया, तथा बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा को दक्षिणावर्ती पैच के नियम अनुसार बिंदु पी व डीएल को मिलाने वाली रेखा के लंबवत ऊपर की ओर होगी। बिंदु पी और डीएल को मिलाने वाली रेखा के लंबवत ऊपर की ओर होगी। दक्षिणावर्ती पैच से देखा ना, ऐसे तिरछी रेखा, ऐसे पकड़ा हाथ को, दक्षिणावर्ती पैच को ऐसे घुमाया, जिस ओर अंगूठा घूमेगा वो क्या होगी, चुंबक क्षेत्र की दिशा। अंगूठा क्या है, इस लाइन के लंबवत है। तो हो गई बात। अब आगे देखिए होगी सम्मिलित होने के कारण, ठीक है, सम्मिलित होने के कारण कुंडली के दूसरी ओर, सम्मित मतलब कुंडली तो चारों तरफ समान ही है, कुंडली चारों तरफ समान ही है, गोल है, उसमें लघु अवयव डीएल अवयव है, तो चारों तरफ एक समान है। सम्मिलित होने के कारण कुंडली के दूसरी ओर एक अल्पांश बिंदु डीएल डैश है। इसी कुंडली में इसी के ठीक नीचे एक अल्पांश बिंदु डीएल डैश है, जिसके कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा डीबी डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इनटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर होगी, ठीक है। अब देखिए एक डीएल तो ये है जिसके कारण चुंबक क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। एक डीएल डैश ये है जिसके कारण चुंबक क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, ठीक है। तो दो डीएल हो गए, ठीक, दोनों के कारण चुंबक क्षेत्र की दिशा सेम है, ठीक, दोनों की दिशा दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, बस दिशाएं भिन्न भिन्न है, एक की दिशा ऊपर की तरफ, एक की दिशा नीचे की तरफ। अब इस बात को देखो यहाँ कैसे लिखा गया, डीबी में डीबी दोनों डैश दोनों बराबर है जबकि दिशाएं भिन्न भिन्न है, ठीक है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र डीबी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। अब देखो एक की दिशा ऊपर की तरफ होगी, एक की दिशा नीचे की तरफ होगी, तो इसको दो घटकों में वियोजित करा जाएगा ऐसे, इसको बीच में से कट कर दो, ठीक है। एक ऊपर की तरफ हो गया, एक नीचे की तरफ होगा। अब यह चुंबक क्षेत्र को किस ओर झुकाया जा सकता है, ये हो गया वेक्टर, ये हो गया परिणामी वेक्टर, ये भी परिणामी वेक्टर, ठीक है। इसकी भी दिशा है परिणाम है, इसकी भी दिशा और परिणाम है, तो ये परिणामी वेक्टर है, ठीक। अब परिणामी वेक्टर किसी एक और झुक सकता है, या तो इस साइड झुक सकता है
या ऊपर की तरफ मुड़ सकता है। ये वाला परिणामी वेक्टर या तो इस ओर झुक सकता है या इस ओर मुड़ सकता है, ठीक है ऐसे। अब देखिए यदि ये डीएल बिंदु और पी के बीच की दूरी, डीएल और पी के बीच की दूरी दूर कर दी जाए और भी दूर कर दी जाए, ठीक है, यहां से दूरी एक्स को बढ़ा दी जाए, तो बिंदु पी जितनी ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही सीधी होती जाएगी, ठीक है ऐसे। अभी तो ऐसे है ये और ऐसे होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो डीएल वेक्टर है इसका जो झुकाव होगा वो इस ओर होगा, इस ओर। जब ये इस ओर झुकेगा तो इसके बीच का एंगल यहां बनेगा अल्फा, ठीक है। फिर इस वेक्टर को जब ये यहां से यहां की ओर झुकेगा तो इसको नाम दिया जाएगा डी बी कोस थीटा, क्योंकि वेक्टर जिस ओर झुकता है उस लाइन को नाम दिया जाता है कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा की जगह यहाँ एंगल बनना अल्फा, तो यहाँ लिखा जाएगा अल्फा डी बी कोस अल्फा। ये वाला वेक्टर भी ऐसे नीचे की ओर मुड़ेगा इसी दिशा में, ठीक है, इस दिशा में, इस वाली दिशा में। जब ये वेक्टर इस ओर मुड़ेगा तो यहाँ भी एंगल अल्फा बनेगा, ठीक है। अब अल्फा एंगल बनेगा, अल्फा एंगल को क्या नाम दिया जाएगा डी बी कोस अल्फा। जिसके साथ वेक्टर मिलेगा जुड़ेगा, जिसकी साथ वेक्टर एंगल बनेगा उस लाइन को क्या नाम देंगे, कोस से डिनोट करेंगे, तो डी बी कोस अल्फा। अब इसके बाद जिस लाइन पर वेक्टर नहीं जा रहा, जिस लाइन की ओर वेक्टर नहीं जा रहा, उस लाइन को नाम देंगे डी बी साइन अल्फा। ऊपर लाइन इस डी बी वेक्टर के लिए भी इस लाइन को क्या नाम देंगे, डी बी साइन अल्फा। तो देखिए डी बी साइन अल्फा, डी बी साइन अल्फा, बस फर्क ये है कि एक नीचे के बिंदु के कारण है, एक ऊपर के बिंदु के कारण है। ये जो डी बी कोस अल्फा है इसकी दिशा ऊपर है, ये डी बी कोस अल्फा है इसकी दिशा नीचे है, दोनों के दोनों बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त करेंगे, काट देंगे, ठीक है। जबकि डी बी साइन अल्फा, डी बी साइन अल्फा दोनों की दिशा एक ही है, ठीक है। ऊपर वाले डी बी साइन अल्फा की भी और निचले वाले डी बी साइन अल्फा की भी दोनों की दिशा सेम है, तो ये दोनों के दोनों जुड़ेंगे। अब इस बात को कैसे लिखा गया वो देखते हैं, चलिए यहाँ वियोजित किया जा सकता है, जिनमें से एक डीबी कोस अल्फा तथा दूसरा डीबी साइन अल्फा। देखिए हो रहा साइन अल्फा, ठीक है, कोमा डीबी कोस अल्फा बराबर व विपरीत होने के कारण, बराबर व विपरीत होने के कारण निरस्त करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को निरस्त करेंगे। जबकि डीबी साइन अल्फा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे तथा बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। बिंदु पी पर क्या होगा, चुंबक क्षेत्र dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इनटू dl sin अल्फा अपॉन r स्क्वायर। बस क्या होगा, चुंबक क्षेत्र में जो यहाँ चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें sin अल्फा की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, क्योंकि अब ये घटकों में वियोजित हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद इसी प्रकार कुंडली के सभी अवयव dl बिंदु p पर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। अब तक तो सिर्फ दो अवयव थे, एक ऊपर का एक नीचे का, अब इसमें अवयव है बहुत सारे, तो सारे के सारे अवयव अगर बिंदु p पर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा डीबी समाकलन डेल्टा डीबी इक्वल टू समाकलन म्यू नॉट 4 पाई डिवाइड बाय 4 पाई आई इनटू डीएल sin अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसमें इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, ये छोटी बात लिखी हुई है, बस जो हमने किया वही लिखा हुआ है, ठीक है। लगभग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो ये तो सेम चीज है, ठीक है। उसमें जो पहले हमने लूप के कारण चुंबक क्षेत्र ज्ञात करा लूप के केंद्र पर, उसमें भी बिल्कुल सेम यही बात है, ठीक है। तो ये तो एकदम सेम है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। तो हो गया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसको क्लीन कर दूं। बोलो तो चेक कर बात कभी बोल दो और पता चला कुछ नहीं चलना। तो हमारे पास वहां बचा था dB समाकलन बराबर समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, ये था, ठीक है। यहाँ से हम dB देखो समाकलन से डेल्टा कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो d बराबर बचेगा, इससे ये कैंसिल, ठीक है, यहाँ बचेगा। यहाँ से निकाल लेंगे म्यू नॉट 4 पाई, जो चीजें यहाँ मतलब कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर निकालेंगे, आई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और ये साइन अल्फा की देखो साइन अल्फा की कांस्टेंट वैल्यू है। बिंदु चाहे कहीं भी हो, ये एंगल हमेशा ये क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश। बिंदु पी पर लगने वाला जो बिंदु पी पर चुंबक क्षेत्र है उसका जो हमने दो घटकों में विभाजित करा, तो जो घटक हम जोड़ रहे हैं वो घटक किसके अनुरूप है, वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो ये तो हमेशा सेम रहेगा, एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब 0 एंगल, ठीक है। तो लिख देंगे साइन अल्फा, इसको बाहर ले लेंगे, डिवाइड में आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब इसके बाद ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, संख्यात्मक मान होगा कुछ अनुसार का 2 सेंटीमीटर 4 मीटर या कुछ भी, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसको बाहर निकालना है। अब चेंज क्या हो सकता है, चेंज हो रहा है डीएल, पहले 2 डीएल के कारण बिंदु चुंबक क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे, अब हम बहुत सारे डीएल के कारण चुंबक क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो चेंज हुआ क्या,
डीएल तो चेंज हुआ, वरना प्रत्येक डीएल के बिंदु पी से दूरी सेम है, ठीक है। तो यहाँ समाकलन करेंगे डीएल का। अब डीएल को, अगर डीएल समाकलन का मतलब होगा छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके एक संपूर्ण या बड़ा भाग का निर्माण करना, ठीक है। अब देखो इसमें एक डीएल प्लस दूसरा डीएल प्लस तीसरा डीएल प्लस चौथा डीएल, इस तरीके से डीएल डीएल ऐड करके चले जाएंगे तो क्या बनेगी, पूरी कुंडली की परिधि बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि डीएल समाकलन डीएल इज इक्वल टू 2 पाई ए, 2 पाई ए त्रिज्या, ये क्या है परिधि। अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो परिधि बन क्या तैयार होगी, ठीक है, पूरी की पूरी परिधि बन जाएगी, कुंडली की परिधि, ठीक है, या धारावार वृत्ताकार कुंडली की लूप की, ठीक है, लूप भी कह सकते हैं, कुंडली भी कह सकते हैं, कुंडली की परिधि बनेगी। तो ये रखेंगे डीएल के स्थान पे, ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई अपॉन में आर स्क्वायर भी है यहाँ पे, और 2 पाई ए, ये बन गया, ठीक है। यहाँ 4 से ये 2 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, और ये आर, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, यहां से ए आ गया। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है, हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हम इस आर स्क्वायर को बिल्कुल खत्म करेंगे। कैसे, देखो नोमेरिकल के लिए क्या करा जाए कि भाई हमें इस आर की जरूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसा करो ताकि हम ए की वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू का पता हो, आर की दूरी का ना पता हो, मतलब एक्स का पता हो, ये यहां से लेकर यहां से बिंदु ओ से पी तक के बीच की दूरी का पता हो, चाहे हमें आर का पता हो या ना पता हो। अब आर का पता करने के लिए तो टाइम लगेगा, ठीक है, नोमेरिकल में आर की वैल्यू दे नहीं सकते ज्यादातर, तो वहां हमें क्या पता होना चाहिए, बस केंद्र से पी तक के बीच की दूरी पता होना चाहिए। हम वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु पी पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे, तो हमें यहाँ आर को डिस्ट्रीब्यूट करना, आर को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब आर को निकालना पड़ेगा, ठीक है, आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ आर की वैल्यू क्या है, देखो ये त्रिभुज दिख रहा तुम्हें, त्रिभुज यहाँ से यहाँ और ये, ठीक है, ये पीओडीएल, पीओडीएल, तो ये कैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम लिख सके यहाँ आर बराबर आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। और आर की वैल्यू अगर चाहिए हमें, यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू में हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में कर देंगे, दोनों पक्षों को वर्ग में कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल मिल लेंगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ वो साइन अल्फा रह गया, यहाँ पे साइन अल्फा, ये तो लिखा ही था, यहाँ पे भी साइन अल्फा, साइन अल्फा, और यहाँ लिखेंगे इनटू में ए, ठीक है, ये हो। तो आर की वैल्यू तो हम लोगों ने लिख दी। अब ये अल्फा जो यहाँ पे एंगल बनना, ये एंगल, इस एंगल को भी हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से एंगल को हटा देते हैं, मतलब कि देखो इस एंगल को कौन नापेगा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई अल्फा एंगल बनेगा। अब एंगल अगर इन कुंडलियों के बीच का कहीं हो, ठीक है, तो फिर तो कुछ ज्ञात करें, लेकिन एंगल यहाँ बना हुआ है, इस एंगल को भी हटा रहे, ठीक है, अल्फा एंगल को भी हटा रहे, तो अल्फा एंगल को कैसे हटाया जाएगा, देखो हमें साइन अल्फा को हटाने के लिए त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्फा को नेगलेक्ट करना। तो एक बात इसमें बताई गई, चित्र में दर्शाई गई कि जितना एंगल यहाँ पे बना हुआ है वेक्टर डीबी कोस अल्फा, और ये यहाँ पे डीबी अल्फा, इसके बीच में डीबी के बीच में जितना एंगल बना हुआ है उतना ही एंगल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ, ठीक है। और हम इस एंगल को तो देखो मेजरमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज प्रॉपर बना हुआ नहीं है ना, हमें इसकी दूरी का पता है, यहाँ के ना इसकी लेंथ पता ना इसकी लेंथ पता। लेकिन अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है तो इससे हम साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सके, क्योंकि इसमें हमें दूरियों को पता, ठीक है। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालने कैसे, साइन अल्फा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये ऐसे समझ लो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखो साइन अल्फा, लंब क्या है इसमें ए, कर्ण क्या है इसमें आर, तो ये हो गया। तो साइन अल्फा की नाम क्या रख सके, ए बाई आर। तो इस फॉर्मूले में यहाँ रखो, ये तो देखो रफ्ता आगे हो गया, ठीक है, यहाँ रखो दोबारा से b बराबर म्यू आई आर स्क्वायर, ए तो यहाँ पे है ही एक ऑलरेडी, a इंटू ए ऐसा हो जाएगा पूर्ण आर, ठीक है। ये अब आर आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आर क्यूब ए स्क्वायर, ठीक है। तो b बराबर, अब आर की वैल्यू यहाँ से देखकर रख देंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट है ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में, और इसकी पावर कर देंगे 3। अंडर रूट का मतलब पता क्या हो, अंडर रूट का मतलब हो 1 बाई ऐसा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब 1/3, 1/2, ये पावर है, ठीक है। और इसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे यदि ये कुंडली का साइज बहुत छोटा हो, कुंडली का साइज बहुत छोटा हो, या फिर यूं कह सके कि कुंडली की तुलना में एक्स दूरी, कुंडली की त्रिज्या की तुलना में एक्स दूरी अधिक हो, ठीक है, कुंडली की त्रिज्या की तुलना में एक्स दूरी बहुत अधिक हो, या ऐसा कह सकते हैं कि यदि ये पॉइंट पी बिल्कुल केंद्र पर ही हो,
ये पॉइंट पी कुंडली के केंद्र पर हो तो क्या होगा। तो देखो दोनों तीनों कंडीशन में लिख रहा, यदि बिंदु पी कुंडली के केंद्र पर हो तो क्या होगा, x बराबर तो 0 हो जाएगा, x बराबर 0 तो क्या होगा, तो यहाँ पे x बराबर 0 कर देंगे, b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² की पावर 3/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पावर रखी है वो 3/2, इसकी वैल्यू तो 0 होगी। अब पावर किसके ऊपर बचेगी, a के ऊपर बचेगी, बस इतना मन कर लो, a के ऊपर पावर बचेगी। अब इस 2 से ये 2 कैंसल, तो b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a की पावर 3, 2a² की पावर 3 ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ a की पावर चाहिए, a की पावर कैंसल, ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a ये बचा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो बची ये किसके कारण, ये चुंबक क्षेत्र हमने निकाला था धारावाही लूप के कारण चुंबक क्षेत्र केंद्र पर। ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा फॉर्मूला है। यदि इस कुंडली में तार के n फेरे हो, ऐसे ऐसे कुंडली के तार के n फेरे हो, अभी तो हमने एक तार ले रखा है, एक फेरा ले रखा है, एक कुंडली ले रखी, यदि कुंडली में तार के n फेरे हो, यदि कुंडली में तार के n फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट n इंटू आई अपॉन 2a होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, n मल्टीप्लीकेशन n का क्यों मार कर दिया, n का मल्टीप्लीकेशन होगा बस। ठीक है, इसमें n की गुणा करी जा रही है, तो ये आया हमारा प्रॉपर कुंडली के कारण, वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर किसी अक्ष के बिंदु पर चुंबक क्षेत्र। ठीक है, इसमें सारी स्थितियां होगी, जब बिंदु P x दूरी पर होगा तब भी, जब बिंदु P बिल्कुल केंद्र पर होगा कुंडली के तब भी। ठीक है, तो आशा है हमारे द्वारा ये समझाया गया कार्यक्रम आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपत्य नियम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, अच्छे रिव्यू दीजिए। ठीक है, धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।